प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के वज़रा को एक ही मामले पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाना महंगा पड़ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफ़ाक़ी वज़रा और पार्टी रहनुमाओं से शिकवा किया है। कोर कमेटी के इजलास में वज़रा और कमेटी अरकान से खफा हुए और कहा कि कोई भी मामला हो आप एक साथ नजर नहीं आते। इजलास में वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को MQM की मिसाल भी दी कि जब वो MNA थे तो MQM के 18 अरकान यक ज़बान होकर बोलते थे। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से ये भी कहा कि वो कुछ हफ्तों से फ्रंट फुट पर नजर नहीं आ रहे। सवाल ये है, वज़ीर आज़म इमरान खान वफ़ाक़ी वज़रा और कोर कमेटी अरकान से नाराज़ हैं। तहरीक इंसाफ में हर मामले पर अलग अलग मौक़िफ़ क्यों सामने आते हैं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिब एक चुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC, जमहूरियत में इख्तलाफ राय तो हुस्न कहते हैं कि होता है, पार्टी में अगर इख्तलाफ हो तो इसे जमहूरियत का हुस्न कहेंगे या फिर बगावत? नहीं, जाहिर है कि लोग तो इसको जमहूरियत का हुस्न कहते हैं, लेकिन जमहूरियत है कहाँ? सवाल ये है, इख्तलाफ राय होता है और इख्तलाफ राय ही काउंट करता है पूरी सिस्टम। मेरे समझ में आज तक ये नहीं आया कि इख्तलाफ राय को बगावत क्यों कहा जाता है, बगावत को इख्तलाफ राय क्यों कहा जाता है। ये बड़ा अजीब मसला है। अब मतलब देखिए, आप पिछला 2 हफ्ते में जो कुछ आपके सामने होता है, एक तंजीम को आपने मिलिटेंट करार दिया, उसको टेररिस्ट करार दिया, उसको इंडिया से फंडिंग की बात की गई कि वहाँ से आ रही है, उसके वहाँ से लिंक है। उसके बाद हमने कंप्लीट एक यू टर्न लिया। वो इख्तलाफ राय नहीं था, वो पॉलिसी डिसीजन था। अब उस पर जो वज़रा इख्तलाफ राय कर रहे हैं उनको आप शटअप कॉल दे रहे हैं कि भाई नहीं, बात इस तरह बात ना करें, इससे इख्तलाफात होते हैं। मेरा ख्याल ये कि ये जो कुछ भी है सूरत हाल, और कई जगह से खबर भी आ चुकी है, वो इस वजह से है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक के लबैक से शायद ताउन चाहती है, इंतखाबात चाहती है, उससे सीटों पर एडजस्टमेंट हो जाए। तो देखिए क्या शक्ल बनती है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे ही है। और प्राइम मिनिस्टर का आज कहना कि हमने मसला से हल कर लिया है, और फिर कल तक उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थी, आज वो लोगों ने बताया कि ये जो हमारे इस तरह हुआ है। अभी खबर आई है कि 7 बजे के खिलाफ की नजरबंदी खत्म करने के खिलाफ तो फैसला था हाईकोर्ट का, उसके खिलाफ अपील वापिस ली हुकूमत ने। 300 से ज्यादा लोगों को रिहा किया जा रहा है 2 मरहलों में। तो मेरा ख्याल है आने का जो अंजाम आखिर में होता है कि और फिर वो खुशी रहने लगे, हमेशा वही होने वाला है सब कुछ। लेकिन इस दौरान जो अवाम का नुकसान हुआ है, जो माशी नुकसान हुआ है, जो इस्तेमाल को नुकसान पहुंचा है, जो ट्रस्ट लेवल ख़त्म हुआ है, और जो GT रोड के लोगों ने भुगता है, उसका मुआवजा कौन देगा, उसका नुकसान कौन पूरा करेगा, उसका इतराफ़ कौन करेगा? क्या वो चार्जशीट वापस ली जाएगी जो सलामती कौंसिल के इजलास के बाद जारी हुई थी? क्या वज़रा के बयानात पर माफ़ी मांगी जाएगी? मना तो कर दिया है कि अब नहीं करना आइंदा, लेकिन क्या जो बयानात वापस जो बयानात आ चुके हैं, क्या उन पर माफ़ी मांगी जाएगी? क्या यहाँ भी यू टर्न होगा? देखें, फहद साहब जो हैं वो 2 रोज़ से खामोश थे। आज उनको बाहर कह दिया गया है कि आप ब्रीफिंग दें, लेकिन वहाँ ना जाइएगा आप, उस इलाके के अंदर वहाँ शेर वगैरह घूम रहे हैं, उधर मत जाइएगा, इधर शेर सड़क के ऊपर रहे आप। तो सड़क के ऊपर रहे और उन्होंने अपने बातें की और फिर चले गए वो। तो मुझे लगता नहीं कि इख्तलाफ है, कोई इख्तलाफ की कोई बुनियाद भी नहीं है। सब इक़्तिदार का खेल है। हर पार्टी इक़्तिदार की खातिर कुछ जमातों से इत्तेहाद करती है, और वो जमातें इस इत्तेहाद में मौजूद हैं, अगले में मौजूद होंगी। अगर कोई नई हुकूमत आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी आपके ख्याल में इख्तलाफ नहीं है। शौकत पराचा साहब, आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ में हर मामले पर अलग अलग मौक़िफ़ क्यों सामने आते हैं, जिसका वज़ीर आज़म साहब ने भी जिक्र कर दिया कोर कमेटी के इजलास में? इसलिए कि इधर उधर से लोग पकड़ कर बिठाए गए हैं ना। यानी आप कहती हैं हुसन है या जमहूरियत है, ना ये हुसन है ना जमहूरियत है।
लोगों को पकड़ा गया और बिठा दिया गया। अब लोगों की खूबी ये है, उनके अंदर हुस्न ये है कि वो जो उनके ख्यालात थे वो ले के फिर रहे हैं। मसलन दो तरह के बयान आता है ना, फ़र्ज़ किया फवाद चौधरी साहब एक रिफ्लेक्शन देते रहे और शेख रशीद दोनों रिफ्लेक्शन देते रहे। ये पीटीआई का नहीं है, ये उनके ओल्ड जो पहले से उनके ख्यालात हैं, नज़रियात हैं, ये वही हैं। शेख रशीद जो बात करते रहे, वो जब 2017 में धरना आया था तो शेख रशीद साहब वो वही बातें करते थे जो आज कर रहे थे। और इसी तरह से फवाद चौधरी साहब जो अब बातें कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर में या जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो यही बातें किया करते थे। वज़ीर आज़म को जो बेसिकली कोर कमेटी के इजलास में उनका गिला लोगों तक पहुंचा, भाई पीटीआई वाले तो डरे हुए हैं खुद। यानी एक ऐसा इशू जिस पे आप वुज़रा आपके आए, वो तो टीवी प्रोग्राम में आना छोड़ा हुआ है पीटीआई वालों ने, वो डरे हुए हैं। और यकीनन जो इस तंजीम के हवाले से जो एक परसेप्शन बनी है पाकिस्तान में, वो मुमताज़ कादरी से लेके आज तक वो लोग किस तरह जुर्रत करें आके, बाद में तो कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है MKM, देखें MKM और चीज़ है, MKM कहाँ से उठी, कैसे आई, MKM के MNA कैसे बनते हैं। यहाँ तो ये है कि किधर किधर से लोग आए, कैसे PTI बनाई गई, फिर उनको बिठाया गया, फिर उनको वजारतें दी गई। और अब भी जो बड़ी वजारतों वाले हैं वो PTI के तो नहीं हैं। मसलन जहांगीर तरीन साहब PTI के थे, वो किधर चले गए। इफ्तिखार दुरानी PTI के थे, वो किधर चले गए। इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं, जस्टिस साहब वजीउद्दीन से लेके पंजाब में जो लोग थे वो किधर गए। अब उसमें श्री मदारी साहबा एक इशू पे कुछ कहती हैं, इधर से नूरुल्लाह कादरी साहब कुछ कहते हैं, शेख रशीद साहब कुछ कहते हैं। तो आज जो एजाज़ चौधरी ने कहा कि हम तो वेलकम करेंगे उनको, यानी साद रिजवी को, जिसको आप ही की कैबिनेट वाले, आप ही की हुकूमत वाले, आप ही के वुज़रा, आप ही की काबीना के कॉलीग वो कह रहे थे कि ये दहशतगर्द हैं, इनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के पर्चे कटे हैं, इन्होंने पाकिस्तान, यहाँ तक दहशतगर्दी से बढ़ के कहा गया कि इनको फ़ॉरेन फंडिंग होती है, ये इंडिया से फंडिंग लेते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये वुज़रा ने कहा बैठ के। आज आप कहते हैं हम उनका इस्तकबाल करेंगे क्योंकि अगले इलेक्शन में आपके ये पोटेंशियल इत्तेहादी आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए वज़ीर आज़म का गिला अपनी जगह पे, लेकिन जब आपने लोग लिए थे आप उस वक्त सोचते कि मैं किन लोगों को ले रहा हूं। आज वो अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। ठीक है, आज अपनी अपनी बोली वो बोल रहे हैं। जनरल साहब, खान साहब ने फ्रंट फुट पर नजर ना आने का शिकवा भी किया है खिलाड़ियों से। आपके ख्याल में किस तरह का डू मोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नासिर भाई ने भी बात की अभी, जो कि इनके इत्तेहाद की बात कर रहे हैं और आइंदा के लिए इलेक्शन का भी अब मसला करीब आ रहा है और ये भी रियासत की रिट का मसला भी मौजूद है कि वो उसकी बड़ी बातें हुई और कहाँ तक गया। जहाँ तक ताल्लुक है बाहर से लोग लेने का, तो मुझे याद है कि जब PMLN पिछले साल जब पिछले इलेक्शन में गई थी तो 72 लोग मुशर्रफ साहब की पार्टी के उसमें थे, जनरल मुशर्रफ के। क्योंकि यहाँ रिवाज है, ये पसली बटेरे उड़ के उस छत पे जाके बैठते हैं जिस पे दाना उनका उनको नजर आता है। लिहाजा वो बात आके जहाँ अटकती है वो ये है कि जो टीम लीडर है उसका कंट्रोल कैसा है, उसके फैसले क्या है। क्या वो ऐसे तमाम भांत के लोग जो जमा करते हैं उनको कंट्रोल कर सकता है, उनसे वो एक ही बोली बुलवा सकता है या नहीं। यहाँ मसला ये हुआ है कि भांत के लोग मौजूद हैं लेकिन वो कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है जो होना चाहिए था। चुनाचे हर मिनिस्टर अपने तौर पे अपनी अहमियत बनाने के लिए वो कोई ना कोई बयानबाजी करता है, बयान जारी कर देता है। नतीजा ये है कि उन बयानों में इख्तलाफ होता है, हर कोई अपनी तबीयत के मुताबिक, जैसे भी शौकत बात कर रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त है, आदमी की अपनी सोच है, उसके मुताबिक वो कोई ना कोई कहानी डाल देता है। फिर यहाँ ये भी हुआ कि शेख रशीद जो है वो मैन ऑफ क्राइसिस नहीं है, वो एक पोस्टर बॉय हैं, मैन ऑफ मीडिया हैं। वहां जाके वो पेशीन गोइयां तो बैठ के कर सकते हैं लेकिन वो कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे सकते जहां पे कोई प्लानिंग इन्वॉल्व हो, जहां इस तरह के इश्यूज हों जो बड़े सेंसिटिव हैं, उनको रिजॉल्व करना हो। नतीजा ये कि जब उनको हटाया, जब वो सीन से हटे तो वो काफी खराबी पैदा कर चुके हुए थे और उसके बाद फिर ये कमेटी वगैरह बनाई गई और वो उस वक्त आके फिर कमेटी में जो बातचीत हुई वो आपने देखा कि वो फिर बाहर नहीं आई।
अब चीज ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर बेशक नाराज हों या कुछ हो, मेरे नुक्ता नजर में प्राइम मिनिस्टर के अगर उनका अपना कंट्रोल ढीला था और उनसे कंट्रोल नहीं हुआ और लोग खुद बातें करें, तब भी बुरी बात है, तब भी गलत है। मैं समझता हूँ उन्हीं को इल्जाम लेना चाहिए। और अगर उन्होंने खुद उनको इजाजत दी हुई थी तो फिर तो वो खुद जिम्मेदार हैं ही हैं। तो मेरे नुक्ता निगाह में यहाँ पे जो खराबी बनी, जो कुछ हुआ, उसमें लीडरशिप का कंट्रोल, लीडरशिप की वो जो कमांड कैपेबिलिटी, जहां वो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं एक प्लान के तहत, वो चीजें लैक कर रही थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि जिसके दिल में जो आया, जिसके मुंह में जो कुछ आया वो बोलता रहा और 10 दिन गुजर गए। जो काम पहले दिन हो सकता था वो जाके 10 दिन बाद हुआ और फिर आप देखिए कि उसके नुकसानात। अब जब आप बाहर लेके नहीं आ रहे अपने मुदरजात, उसके जो एग्रीमेंट किया है, तो लाजमन कोई चीजें ऐसी होंगी जिस पे आपको ख्याल है कि शायद अवाम इसके ऊपर फट पड़े या इसके ऊपर तनकीद बहुत होगी, वरना तो पब्लिक में रख दी जाती। दूसरा जो मेरे नुक्ता नजर में इनकी बहुत बड़ी कमजोरी रही और इस माहिदे में भी रहेगी, वो ये है कि इन्होंने पार्लियामेंट को कभी इस्तेमाल नहीं किया। अगर यही चीज पार्लियामेंट में चले जाती तो मेरे ख्याल में तो ये आज इनका मसला, कल किसी और पार्टी का होगा, क्योंकि जो लोग कहीं फ्रांस में कोई वाकया हुआ उसकी वजह से चल पड़ते हैं कि जी हमने नामूस रसालत इस्लामाबाद में जाके कायम करना है, तो वो किसी भी और जगह से हो सकता है। सही। तो इनके लिए जरूरी था कि ये पार्लियामेंट में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेते और इनका पक्का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालते ताकि आइंदा ये मसला इस कौम के गले में ना पड़ता। तो वो इन्होंने किया नहीं। तो ये आर्जी सा एक काम इन्होंने वक्ती तौर पे कर लिया है। अब उसका देखें, मुंदरजात बाहर आते हैं तो पता चलेगा कि क्या नतीजा निकलता है। सही। यानी आपके ख्याल में भी लीडरशिप का कंट्रोल इस सारे सिनेरियो में नजर नहीं आया। जुनैरा, खान साहब बरकान से खासे खफा भी नजर आए। आपके ख्याल में क्या खान साहब इनसिक्योर फील कर रहे हैं? खान साहब कैसा फील कर रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं। हम तो वो बात करेंगे जो हमें नज़र आ रही है। देखिए, लीडरशिप जब गायब हो ना, आपको डायरेक्शन ना नज़र आ रही हो गवर्नमेंट की, लीडरशिप खामोश नज़र आ रही हो, तो उसका कुछ तो मतलब होता है। कोई उसको किसी तरह इंटरप्रेट करेगा, कोई किसी तरह इंटरप्रेट करेगा। और फिर जब लीडरशिप कंफ्यूज्ड होगी तो फिर उसके वज़रा भी इंस्टिंक्ट्स की बेस पे ही बात कर रहे होंगे कि शायद जो पावर ब्रेकर्स हैं और ब्रोकर्स हैं उनकी फीलिंग ये है तो ये बयान दे दिया, फ़लाँ का पलड़ा ज़्यादा भारी है तो एक वज़ीर उस नैरेटिव के साथ टैग हो गया। इट इज़ लाइक कि वो जिस तरफ की हवा चल रही हो सब उधर को देख रहे होते हैं, अपने दिल से और अपनी आइडियोलॉजी से कोई नहीं बोल रहा होता है। पाकिस्तान का डायलेमा यही है। और अगर आपके पॉलिटिशियंस ही सारे ऐसे हैं और वो फॉलो करने में बिलीव करते हैं, कन्फॉर्मिस्ट हैं, आप नून लीग को देख लें, बड़ी जेल्ड इन किस्म की पॉलिटिकल पार्टी है। पीपल्स पार्टी को देख लें, थॉरली जेल्ड इन, एक लीडरशिप नज़र आएगी, लीनियर वे में बात करेंगे, एक जैसी बात करेंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि वही बात है, लोग इधर उधर से आए हुए हैं तो उनको अब आगे की डायरेक्शन रीड करने की ज़रूरत है। वो ये देखना चाहते हैं कि अगले इलेक्शंस की तरफ डायरेक्शन कौन सा स्टांस हमें लेके जाता है, तो वो बोलना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि जब आप एज अ वज़ीर बोल रहे हैं तो लोग तो आपको सीरियस लेंगे ना। तो फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम लोगों ने फवाद चौधरी के बयानात को समझा था कि दिस इज़ वेरी गुड। एक सीनियर वज़ीर अगर ऐसी बात कर रहा है, इसका मतलब है ऐसी सोच प्रिवेल करती है, मिलिटेंसी को नहीं बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाना चाहिए। और फिर एकदम अगर उन्हीं को शटअप कॉल मिल गई तो फिर बाकी तो परेशान ही होंगे ना कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अच्छा, उसके बाद आपने देखा एकदम से TLP, जिसके बारे में सारे यकजा थे कि ये गलत कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, हमने पुलिस वालों की बात की, एकदम से मुफ्ती मुनीब आए और उन्होंने कहा इधर के लोग भी शोहदा थे, उधर के लोग भी शोहदा थे। अब भाई हमें बता दें कि ये शोहदा को भी कैटेगराइज करेंगे आप। अगर इधर लोग अपनी जान से गए हैं तो वो भी शहीद हुए हैं, उधर फ़र्ज़ अंजाम देते हुए पुलिस वाले वो भी शहीद थे। गलत कौन था? कहीं तो खड़ा होना है ना आपने, कुछ तो डायरेक्शन दें इस कॉम को। और अब अगर चीज़ें आपने शेयर ही नहीं की अभी तक किसी से कि आपने उनके साथ क्या मुआहदा किया है, मुबारकबाद सिर्फ इतनी आई है कि GT रोड चल पड़ी है और हमें पता चला है कि आपका अलायंस होने जा रहा है
साद रिजवी को गुलदस्ते के साथ पीटीआई सपोर्ट करने को तैयार है जब वो बाहर आएगी, तो इसका क्या मतलब है? मेरा ख्याल है कि इट्स एलिफेंट इन द रूम। बहुत गलत डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, और सिर्फ अपना इक़्तिदार 5 साल और रखने के लिए अगर इस तरह की डायरेक्शन ली गई तो तारीख ये याद रखेगी। ठीक, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, अरकान से नाराज़गी, खफगी और इत्तेहाद जो है वो रखने की बातें जो की जा रही हैं, कहीं खान साहब ये शिकवा तो नहीं कर रहे कि पार्टी भी ठीक नहीं मिली खान साहब को? नहीं, मैंने इस खबर को भी पूरा पढ़ा है और इसके बारे में आज कुछ जानने की भी कोशिश की है। कोई टीएलपी के हवाले से नाराज़गी नहीं है जिसके बारे में सारे दोस्तों ने बात की है। देखिए, जो फवाद चौधरी साहब ने जिस दिन बात की वो उस दिन का वही नैरेटिव था। शेख देखें ना, पीटीआई नैरेटिव्स उसने डे बाय डे बदले हैं, लेकिन उस दिन का जो नैरेटिव था वुज़रा वही बात कर रहे थे। ये अलग बात है कि वो नैरेटिव नेक्स्ट डे जो है वो प्रिवेल नहीं कर सका और सिचुएशन इतनी तेज़ी से बदली कि नैरेटिव बदलना पड़ा। पहले ख्याल था क्रश कर लेंगे, फिर ख्याल था स्नप कर लेंगे, फिर ख्याल था दबा लेंगे, लेकिन अगले इतनी रजिस्ट करते गए, इतना रजिस्ट करते गए। कुछ का ख्याल था मुरीद के में हम रोक लेंगे, कुछ का ख्याल था लाहौर रोक लेंगे, फिर ख्याल था वजीराबाद रोक लेंगे। फिर एक स्टेज आई कि आपको समझ आई कि हम इनको नहीं रोक सकते, तो स्टेट ने यू टर्न ले लिया और बड़ों ने उसमें फिर आकर सबको समझाया कि देखें ऐसे नहीं हो सकता, और फिर बड़ों की बात सबको माननी पड़ी। लेकिन जो नाराज़गी है मैं नहीं समझता वो टीएलपी के हवाले से थी। वो जिस दिन जिसने जो बात की है उस दिन की वही पॉलिसी थी जिस दिन उसने वो बात की है। आज वो पॉलिसी नहीं है तो उस दिन वो खबर उसकी बात ठीक थी। नाराज़गी है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। फवाद चौधरी और आज़म सवाती को जो बुलाया जा रहा है वो अकेले क्यों आज़म सवाती इलेक्शन कमीशन में पेश होने जाते हैं, सब लोग उनके साथ क्यों नहीं जाते हैं? अब फवाद चौधरी साहब को बुलाया हुआ है, वो अकेले क्यों जाएं, सब उनके साथ क्यों नहीं जाते? सारी कैबिनेट को जाना चाहिए, सारी पार्टी को उनके साथ इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए, और वो लोग अकेले जो हैं वहाँ जाकर कुर्बानी के बकरे ना बन जाएं, क्योंकि उन्होंने भी जो बात की थी वो सबके बिहाफ पर की हुई थी। तो जो बुनियादी नाराज़गी थी वो इलेक्शन, देखिए ना, अब लाहौर का जो ज़िमनी इंतखाब था 133 का, पीटीआई के कैंडिडेट और कवरिंग कैंडिडेट दोनों के कागजात रिजेक्ट हो गए हैं। उनका तजवीज़ और तायद कुनिंदे का ताल्लुक उस हल्के से नहीं था, इलेक्शन कमीशन ने कागज़ रिजेक्ट कर दिए। नतीजतन आपने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा बतौर हुकूमत कि आप इलेक्शन ही मुलतवी कर दें ताकि दोबारा से कागजात ना, नया शेड्यूल आएगा, नए कागजात होंगे, हम दोबारा कागज़ डाल लेंगे। बतौर हुकूमत आपको इतनी धांधली करने की तो इजाज़त होनी चाहिए कि आपका होम डिपार्टमेंट जब चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना के इंतखाब मुलतवी करने का लिख सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि जो हमने शेड्यूल जारी कर दिया है उसके मुताबिक इंतखाब होगा और हमें इंतखाब मुलतवी करने की कोई वजह नज़र नहीं आती। आज़म सवाती और फवाद चौधरी के जो कंटेम्प्ट के नोटिस हैं, अगर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसमें उनको सजा दे देते हैं तो वो नाहल हो जाएंगे, जैसे तलाल चौधरी नाहल हुए, एक और कराची के सेनेटर नाहल हुए थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से। तो ये पावर्स तो सेम है यहाँ इलेक्शन कमीशन के पास। तो इसलिए अगर ये भी कंटेम्प्ट में सजा दे देते हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट में सजाएं दी थी लोगों को, तो वो उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बड़ा मसला जो है वो टीएलपी नहीं था, मैं समझता हूँ, मैं अपने दोस्तों से माजरत से डिसएग्री कर रहा हूँ। बड़ा मसला इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। बड़ा मसला आपके ख्याल है कि मैं इमरान साहब का ख्याल है कि ये आज़म सवाती और फवाद चौधरी अकेले ना जाएं, सब उनके साथ जाओ, इकट्ठे खड़े हो, यकजहती दिखाओ। ठीक है, सब उनके साथ जाएं, खड़े हो, इकट्ठे और यकजहती दिखाएं। एनबीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि जो कागजात नामजदगी का मसला है ये बहुत आसान सा है, ये कोई मसला नहीं है। हर कैंडिडेट मास्टर होता है नॉमिनेशन पेपर भरने का, उसका वकील भी होता है उसके साथ, और एक एक चीज़ को चेक किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि जानबूझकर गलती छोड़ी गई, जानबूझकर। अब इसका नतीजा तर्जुमा कुछ भी कर लें आप, जानबूझ से गलती कब छोड़ी जाती है? नॉमिनेशन पेपर में, जब वो रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्ट क्यों हो जाए? कि आदमी को अपने ऊपर एतबार नहीं होता, एतमाद नहीं होता कि वो इतने वोट ले लेगा। वो इवन ये कि जो कवरिंग कैंडिडेट हैं खातून मुशर्रफ जमशेद साहिबा, उनका भी रिजेक्ट हो गया। तो ये एक इत्तफाक नहीं है,
मैं समझता हूँ ये जानबूझ के हुआ है। ठीक है। दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर का जो मसला है वो यकीनी तौर पर टीएलपी है। वो फवाद चौधरी को उन्होंने थपकी दी है क्योंकि उन्हें डांट बहुत पड़ चुकी है, उन्होंने गालियां बहुत खाई हैं। मुनीबुर रहमान साहब ने जो कुछ उनके बारे में फरमाया है मुंह के बारे में, वो तो बहुत ज्यादा है ना। तो उसके बाद फिर ये इनको शटअप कॉल भी दी गई, चुप रहे आप। आज उसे कहा गया भाई आपके साथ सब जाएंगे, जुलूस जाएगा आपके साथ। अब अगर पोजीशन में अपना जुलूस लेके पहुंच जाए वहां पर तमाम एमएनएस का, तो फिर क्या होगा ये भी सोचना पड़ेगा आपको, और वसीम शाह सोच रही होगी। ठीक है, यानी आप मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब से इत्तेफाक नहीं करते। शौकत पराचा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए टीएलपी ही बड़ा मसला है, लेट इट बी वेरी क्लियर। यहाँ ये भी मसला है ना कि हम बात करें तो फिर बात हो जाती है कि माजी में ऐसा हुआ था। 72 अगर काफ लीग वाले नून में आए थे तो 72 के 72 को काफ लीग में भेजा गया था। और मैं ये भी बता दूं कि 2002 में उस वक्त जब ये 72 काफ लीग में गए थे तो यही एजाज शाह साहब जो है पंजाब के इंचार्ज थे, और अब भी वो इलेक्शन जीते हैं। तो इनके हलके में 49,000 टीएलपी वाले बंदे ने वोट लिए, वो कटा वोट और इनके वोट आगे बढ़ गए। नंबर 1। नंबर 2, अब ये बात है कि ये नहीं है कि इनको लाहौर में रोका गया और वो रुके नहीं है, या इनको मुरीद के में रोका गया वो रुके नहीं। इनको कोई नहीं रोका गया, पुलिस को तो खाली हाथ भेज दिया गया कि मरो जाओ भाई उनके सामने, वो तुम्हारे ऊपर फायर करें या डंडों से मारें, तुम्हारे हाथ में कोई गन नहीं हो। जब रियासत ने रोका उनको, चनाब के पुल पे आगे रेंजर्स डिप्लॉय हुई, तो फिर वो आगे नहीं बढ़े क्योंकि रेंजर्स के पास वेपन था। ये जुर्रत नहीं हो सकती किसी की भी पाकिस्तान में, मैं ज़ाती तौर पे भी समझता हूँ कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई हथियार उठाए। रेंजर जो है उसको एडमिनिस्टर करती है पाकिस्तान फ़ौज, लिहाजा कोई लाहौर में नहीं रोका गया, कोई मुरीद के में नहीं रोका गया। और अब जिस तरह उनके जो जुनैरा अदर साहिबा कह रही थी कि उनका इस्तकबाल होगा, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, तो फिर तो बेनिफिशरी थे ना उनको उठाने के, उनको आगे लाने के, उनको जनाब इस तरह हीरो बनाने के। और मुनीब साहब ने कहा कि वो फ्रांस वाली तो बात ही नहीं है, फवाद झूठ बोल रहे हैं या दूसरे झूठ बोल रहे हैं। और भाई जो एग्रीमेंट हुआ था ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब का, उसमें लिखी हुई थी बात। ये मुफ्ती मुनीब साहब को लाई कौन? गवर्नमेंट ले आई। मुफ्ती मुनीब सनब किसको कर रहे हैं? गवर्नमेंट को कर रहे हैं। ये तो हमें अजीब सी सूरत हाल नजर आती है। ठीक है जुनैरा। नहीं, मुफ्ती मुनीब को गवर्नमेंट नहीं लाई। मुजम्मिल साहब जुनैरा का कमेंट ले लूं, फिर आपसे आपकी जानिब आती हूं। जी जुनैरा। जी मैं शौकत साहब की बात से कम्प्लीटली एग्री करती हूँ। आपको बुज़दार साहब का या पंजाब के चीफ मिनिस्टर का कहाँ रोल नज़र आया इस सारे क्राइसिस में, इस सारे डिबाकल में? एक तो वो मुझे बता दें। और उसके बाद आज ही की ख़बर है, क्योंकि हमारी ख़बरें भी फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, कि उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को सूबे की सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग दी। भाई मुझे कोई एक दफ़ा वो ब्रीफिंग सुनवा दे, क्या ब्रीफिंग दी होगी बुज़दार साहब ने, वो भी सिक्योरिटी पे। मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड। स्पेशल ब्रांच होती है एक पुलिस में, स्पेशल ब्रांच कहीं आपको नज़र आई? कहीं नहीं थी। वो होती किस लिए? फिर एक सीटीडी होती है, वो कहीं नज़र आई? नहीं नज़र आई। जब आपको फिक्र पड़ी कि इस्लामाबाद तक चीज़ें ना आ जाएं, तो फिर रेंजर्स आ गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्या स्टेट सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है और सिर्फ कंप्लेसेंसी नज़र आ रही है आपको मिलिटेंट बिहेवियर के साथ? तो दिस इज़ वेरी डेंजरस, और इससे बड़ी बात कोर कमेटी में नहीं हो सकती कोई और। ठीक है मुजम्मिल साहब कोई कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना। नहीं, एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो टीएलपी वाला डिबैकल है ना, ये पीटीआई के कोर कमेटी के लिए, आप देखें ना, उन्होंने कहा कि जो कोर कमेटी का प्रेस रिलीज आया कि उस पर तो उन्होंने कहा बात ही नहीं होगी, उस पर ज़्यादा बात करने से सबको मना किया गया है, और उस पर कोई इतनी ब्रीफिंग्स भी नहीं है, क्योंकि पीटीआई का रोल ही नहीं था। मुफ्ती मुनीब साहब और कादरी साहब से पूछा गया कि क्या इस धरने को ख़त्म कराने के लिए आप वज़ीर आज़म से मिले? उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मिले। वज़ीर आज़म को इस ख़त्म कराने से क्या ताल्लुक़ है? देखिए, ख़त्म कहीं और से हुआ है, ये फैसले बड़ों ने किए हैं और बड़ों की बात चली है। हुकूमत तो फेलियर नज़र आ गया था शेख रशीद का, वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म की 12 रुकनी कमेटी से तो कोई मिलने को तैयार नहीं था, जो इन्होंने 12 रुकनी कमेटी बनाई और जिसके टिकर ये चलवाए कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा,
मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। वज़ीर आज़म तो आखिरी वक्त तक यही खबर चलवाते रहे, मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। जनरल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये कमेटी जो डिटेल की बनाई वो इमरान खान ने बनाई, प्राइम मिनिस्टर ने बनाई और उनको अथॉरिटी दी कि आप जाके करें मुज़ाकरात उन्होंने किए। लेकिन टीएलपी का हर धरने में ये मसला रहा है कि वो ये कहते हैं कि जी हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गारंटी दे, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज इंप्लीमेंट नहीं करती। ये पीएमएलएन के वक्त में भी हुआ, उस वक्त भी वो इंसिस्ट करते रहे कि जी हमें दस्तखत करा के दें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और बाद में भी ये जब पीटीआई ने किए तो ये भी इम्प्लीमेंट ना हो सका। अब ये उनको फिर जाके तो मुंह लगाया, उन्होंने जाके मशावरत की गालिबन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या गारंटी दी है नहीं, लेकिन टीएलपी का मसला ये है कि वो हमेशा गारंटी मांगते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में अक्टूबर के महीने में महंगाई रवा माली साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद अवाम फिर तैयार हो जाएं। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने एक बार फिर बिजली और तेल की कीमतों में मजीद इजाफे से खबरदार कर दिया है। शौकत तरीन ने कहा है कि IMF ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में ज्यादा इजाफे का कहा था, मगर हम कम पर राजी हुए हैं। उन्होंने आवाम को तसल्ली देते हुए कहा कि तेल और बिजली की कीमतों में इजाफा तो होगा, मगर उतना नहीं जितना IMF चाहता था। सवाल यह है कि बिजली और तेल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। मुशीर खजाना ने खबरदार कर दिया, हुकूमत के पास आवाम को ऐसी खबरें सुनाने के अलावा कुछ नहीं है। जनरल साहब को खबरदार करने का ये सिलसिला कब तक चलेगा आखिर? जब तक ये IMF के मुंह लगे रहेंगे ये चलता रहे। असल चीज यही थी कि IMF के पास जाने के अलावा भी कोई रास्ते थे जो ये हुकूमत सोचती या इनके जो इकोनॉमिस्ट थे वो इस पे बात करते। और जैसे मैंने दो इकोनॉमिस्ट डॉक्टर इशफाक वगैरह इनसे बात की, वो कहते हैं जी आप 1 साल 2 साल कारें इंपोर्ट ना करें, आपके बड़े पैसे बच जाएंगे। आप मोबाइल टेलीफोन ना इंपोर्ट करें, उससे पैसे बच जाएंगे। और लग्जरी आइटम, डॉग फूड, ये वो कई ऐसी चीजें हैं जो मुल्क के लिए अहम नहीं है। तो बात यह है कि सबसे आसान तरीका आपके पास ये है कि जाके कर्जी दे दें, एप्लीकेशन डाल दें कर्जे के लिए। उसमें कोई प्लानिंग नहीं करनी आपने, कुछ नहीं, वहां से शराइत आएंगी, आप इम्प्लीमेंट कर। मेहनत करनी पड़ती है जब आपको हल ढूंढने होते हैं, जब आपने तलाश करना हो हल के, जनाब ये मेरे सर पे एक मुसीबत, एक पजल आ गई, अब मैंने इसको रिजॉल्व कैसे करना है, कर्जा तो लेना नहीं। लेकिन यहाँ मुश्किल ये है कि हर किसी ने आसान रास्ता तलाश किया, कर्जे लिए, अब कर्जों का पहाड़ है। जब तक ये कर्जों से जान नहीं छूटती, हमारे मुल्क के लोग जो हैं वो यही कुछ देखते रहेंगे, इजाफे भी देखेंगे, कर्जे उतारने के लिए मजीद कर्जों का रोना भी रोया जाएगा। ये इतना तकलीफ दे और इतना गलत रास्ता है कि ये आपकी सॉवरेनिटी को खा जाता है। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए कि आइंदा वो कैसे चलाएंगे इस पे। जब तक के कोई मिसाक मईशत नहीं होता और आप इसका हल नहीं ढूंढते सारे मिलके, पाकिस्तान के लोग यही कुछ देखते रहेंगे जो हो रहा है। ठीक है जुनैरा, ये हुकूमत की जो मुआशी टीम है जो अक्सर बदलती रहती है, इसके पास महंगाई पर काबू पाने के लिए, कमी लाने के लिए आपके ख्याल में कोई हिकमत अमली नहीं है? मेरा ख्याल है राइट क्वेश्चन वुड बी कि जितने भी वज़रा चेंज हुए हैं, कोई मशीर होता है, कोई कुछ होता है, मुझे तो भूल भी गया कि कोई वज़ीर था कि मशीर था, हफीज़ शेख क्या थे, मतलब जो भी फाइनेंस को देख रहा था, इनमें डिफरेंस क्या था? कौन सी अप्रोचेस डिफरेंट थी जिसकी बेस पे एक को हटाया गया, स्टार्टिंग फ्रॉम असद उमर और अभी तक जो हमारे मशीर ख़जाना हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि इमरान खान ने जिस तरह के नारे लगाए थे उससे लगता था इनके पास कोई बहुत अच्छा फाइनेंशियल मॉडल है, और उसकी हवा तभी निकल गई थी जब असद उमर को हटाया गया था, और उसकी हवा तभी निकल गई थी जब ये IMF के पास चले गए थे। अब IMF के पास जाने के बाद भी थोड़ी सी उम्मीद ये थी कि शायद टफ़ नेगोशिएशंस होंगी, उनकी बातें मानेंगे, लेकिन काफ़ी टफ़ नेगोशिएशंस होंगी हमारी तरफ से। लेकिन इन्होंने तो हर वो बात मानी है जो पिछली गवर्नमेंट्स भी नहीं मानती रहीं। इसलिए IMF के साथ जब आपने चीज़ों पे एग्री किया है, तो जब कोई भी वज़ीर ये कहता है कि हम सब्सिडी देने जा रहे हैं, याद है कुछ दिन पहले खबर आई थी कि हम पेरिशेबल आइटम्स के ऊपर टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं, किधर गई वो खबर? क्या इम्प्लीमेंट हुआ है उस पर? कौन सा मैकेनिज्म बना है उस पर? तो वो झूठ पे मबनी होती हैं बातें, वो आई वॉश होती हैं।
हैं, क्योंकि बेसिकली जो ये साइन कर चुके हैं ये अब उससे पीछे नहीं हट सकते। तो आज भी एक कोई पैकेज है जो सवाबदीद होता है वज़ीर आज़म का, आज इन्होंने सिर्फ एक जस्ट टू हश हश द थिंग्स का है कि जी वज़ीर आज़म ने वो फ़ंड ख़त्म कर दिया, वो उनके सवाबदीद पे था लेकिन उन्होंने वो ख़त्म कर दिया, अब कोई भी नहीं इस्तेमाल कर सकेगा। तो या ये इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे ये समझते हैं कि इनका नाम तारीख़ में मुग़ल आज़म के साथ लिखा जाएगा, या ये ऐसे काम कर रहे हैं जिससे लगता है कि ज़ियाउल हक़ के साथ लिखा जाएगा। तो ये डिसाइड अब इनको कर लेना चाहिए कि इन्होंने कौन सा पाथ चुनना है, क्योंकि जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है मेरा ख्याल है कि इससे वर्स्ट टाइम हम लोगों ने एज अ पाकिस्तानी नहीं देखा। और 15,000, 10,000, 5,000, 6,000 कमाने वाले जो हमारे बिल्कुल इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, सब के सब इस वक्त अमदाद पे चल रहे हैं, लोग हेल्प कर रहे हैं जिस जगहों पे वो लोग काम करते हैं। ये ज़रूर है कि लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपने लोगों को फ़कीर बना दिया है। तो ये लम्हा फ़िक्री आए एंड इट्स रियली सीरियस। IMF के पास गए वे, वहाँ बैठ के कुछ कहते हैं, यहाँ आके कुछ कहते हैं, जाने से पहले कुछ और कहते थे। सो आई डोंट नो कि इनको पूछने वाला कौन है। NBC वो कहते हैं कि आवाम की कमर तो जैसे कहते हैं ना झुक तो गई थी, बस अब टूटना बाकी रह गई है। कभी ये सिलसिला रुकेगा, कभी IMF से हमारी जान छुटेगी? मेरा ख्याल है नियर फ्यूचर नहीं, और ख़ासतौर से इस हुकूमत के ज़माने में ये 2 साल रहे, 5 साल और रहे, नहीं लगता मुझे, क्योंकि ये एक सर्कल में आ गए हैं, एक साइकिल में आ गए हैं। ये कर्जा लो कर्जा दो, कर्जा लो कर्जा दो वाला जो मसला है कि कर्ज लेकर कर्ज अदा करो, ये उस साइकिल में आ गए। ये उस साइकिल में नहीं है कि आप अपनी पैदावार के ज़रिए अपने GDP को बढ़ाएं, अपने GMP को बढ़ाएं और उससे जो पैसे हासिल हों उससे आप कर्जा पे करें, उस पर नहीं है। हमें आमदनी नहीं हो रही, हम कर्ज लिए जा रहे हैं मुस्तकिल। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, या हमारे मुखय्यर बरादरान हो जो इमदाद के नाम पर हमें सूद पे कर्ज देते हैं बैंकों पे पैसे रखने के लिए 2.5%। खैर ये तो चलता रहेगा, लेकिन मैं एक बात आज भी बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा था जब फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी कि हम मुस्तकिल स्टेट ऑफ डिनाइल में क्यों हैं। हम मुस्तकिल ही कह रहे हैं कि महंगाई तो नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ महंगाई इलाके के तमाम मुल्कों से कम है। समझ बिल्कुल नहीं आती ये बात, कौन सी मंतक है, किसने प्रेजेंटेशन दी है, क्या ये प्रेजेंटेशन वज़ीर ख़जाना की है? मुझे नहीं लगता वज़ीर ख़जाना की है। क्या ये स्टेट बैंक की है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता स्टेट बैंक की है। क्या इदारा शुमारियात की है जो उनका अपना है, जो उनके अपने लोग चला रहे हैं? उसकी भी नहीं है। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि अगर आप रीजनल कंट्रीज से अपना मुकाबला कर रहे हो, इलाकाई मुल्कों से अपना तकाबुल लफ्ज़ कहा फवाद चौधरी साहब ने, कर रहे हो, तो पहले वहाँ की पर कैपिटा इनकम इन डॉलर वो चेक कर लो, वो कितनी है। फिर वहाँ का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेक कर लो, वो कितना है। फिर वहाँ का कॉम्पिटिटिव कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेक कर लो, वो किस इलाके में कितना पड़ता है उनको। फिर उनका जो GNP, GDP, GNI ये चेक करने के बाद जाओ उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर, वो कितने हैं। भूटान चले जाइए आप यार, आप श्रीलंका चले जाइए, उनका पर कैपिटा इनकम आप चेक कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इन डॉलर्स, आपको अंदाज़ा हो जाएगा हम कहाँ खड़े हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, दुनिया बेवकूफ़ नहीं बनती। और अब तो बच्चे जो हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या जो गूगल पे काम करते हैं बैठकर ऑनलाइन, उन्हें पता है कि एक आप की दे दें कि पर कैपिटा इनकम इन साउथ एशियन कंट्रीज, आपके सामने पूरा चार्ट आ जाएगा, अपडेट चार्ट आ जाएगा और आपकी पोल खुल जाएगी। तो ये ना करें। देखें, अब कल प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कहेंगे 1 करोड़ अफराद को हम इमदाद फराहम करेंगे। अब 1 करोड़ अफराद, आप पहले मुझसे कह रहे थे 40% को मैं सब्सिडी दूंगा, अब 1 करोड़ कहेंगे 22 करोड़ में 40% कितने बनते हैं मुझे पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं रहता। लेकिन बिल्कुल ज़रा सही कहा, और दोस्त भी जनरल साहब ने भी, कि हम जो हैं वो एक बेसमत सफ़र की तरफ जा रहे हैं। हमारा सफ़र किसी सिमत की तरफ नहीं है। हम रास्ते में जो आदमी मिलता है उसको पैसे दे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, खाना खिला देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हम उसको कहते हैं लो तुम ये लिहाफ लो, सो जाओ बाहर, पना कैंप में क्या कहते हैं उसको, उसमें चले जाओ तुम। और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पा रहे।
यकीन बड़ा काम होगा ये, लेकिन ये काम सिलानी भी कर रहा है, आलमगीर भी कर रहा है, ईदी भी कर रहा है, अंजुम हिमायत इस्लाम भी कर रही है, सब कर रहे हैं। उन्हें करने दें भाई, उन्हें करने का काम है। आप कारखाने बना लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और मैं समझता हूँ हमें कि स्टेट ऑफ डिनायल से बाहर आना पड़ेगा हमको। ठीक है शौकत पराचा साहब, एक सूरत हाल का एंगल ये भी है कि लोग कहते हैं कि महंगाई हो गई है, मगर शॉपिंग का सिलसिला अगर हम देखें तो वो उसी तरह से जारी है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो क्या महंगाई है या नहीं, और किस तरह से इस बात का तयन होगा कि वाकई में महंगाई है या नहीं है? तयन तो बड़ा वाज़ेह है कि आप किसी ग्रॉसरी शॉप पे चली जाएं, आपके व्यूअर्स सब्ज़ी मंडी में चले जाएं या इतवार बाज़ार में चले जाएं तो पता चल जाएगा उन दुकानदारों से बात करके कि सेल में कितना फ़र्क पड़ा है। पहले परचेजिंग पावर लोगों की कितनी थी, अब कितनी है। लेकिन ये जो मेजर चीज़ है, जो ब्रॉडर इशू है, वो है कि ये सारे मफरूज़े इन्होंने लगाए हुए थे। आपने खुद कहा कि जी पहले ये कहते थे कि हमारे पास बड़ी प्लानिंग है, हमारे पास ठोस मनसूबाबंदी है, 90 दिन में हम ठीक करेंगे। वो सारी अजम्पशंस थी और बेस्ड ऑन विम्जिकल थॉट्स के हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन सॉलिड आकर जब आप इकानमी चलानी होती है तो वो अंडों से कट्टों से नहीं चलती। लेकिन इन 3.5 सालों में एक चीज़ हुई है। पहले ये कहते थे कि हमारी इकानमी ख़राब है क्योंकि पिछले वाले लूट गए, लेकिन अब नहीं कह रही है हुकूमत। अब कहती है कि देखें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना इन्वेस्ट कर दिया है। कहते हैं कि जी शहर वाले तो चूंकि वो मीडिया पे आ जाते हैं, वो रो रहे हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने का क्या फायदा हुआ शौकत पराचा साहब? कद्दू तो फिर भी उतनी महंगी है, लास्ट टाइम आपने जिक्र भी किया था। मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे कि इनके ख्याल में देहातों में जो रहते हैं हर एक लैंड ओनर है, वहाँ कोई गरीब नहीं रहता। ये कहते हैं हमने जो इंटरवेंशन किए हैं, भाई DAP की बोरी जो 3,000 की थी अब 7,500 की हो चुकी है। ये अगेन मैं कहूँगा कि जो IMF से आए हुए हैं या IMF जाकर बात करते हैं, उनको क्या पता ग्रॉस रूट लेवल पे क्या हो रहा है। लेकिन अब ये एक नया थीसिस है कि जी आलमी मंडी में चूंकि चीज़ें महंगी हैं। और पाकिस्तान में आपने 2018 में आए थे, 2019 में चीनी 100 रुपए की कर दी थी, कोरोना से भी पहले हो गई थी। हर घर की हमारे आम नॉर्मल जो फैमिलीज हैं वो तो चीनी को एज अ स्वीट डिश यूज़ करते हैं। आपने तो उससे भी महरूम कर दिया। 55 रुपए थी जब आप आए, अब तो आज वो कह रहे थे शुगर एसोसिएशन वाले की 3 रुपए 4 रुपए और बढ़ गई और 119 पे पहुंच गई। 55 से 119 पर पहुंच गई। कभी तेल का आप कहते हैं, कभी आलमी मंडी का कहते हैं। वो एक जोक चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि हमारे यहाँ कीमतें आलमी मंडी के तहत हैं, हमारे यहाँ जो रेट्स हैं वो सब्ज़ी मंडी वाले हैं, तनख्वाहें जो हैं, और हमारे यहाँ सहूलतें वो मवेशी मंडी वाली हैं। लिहाजा कोई नहीं पूछ रहा। अगर मैं मीडिया पे बैठ के अपने शो में, आप अपने शो में, या हमारे मौजूद जो कमेंटेटर हैं आपके अपनी अपनी बात करें, वो तो उन्होंने पिक्चर दे दी ना। जो NBC साहब कह रहे हैं कि वो तो कहते हैं सब कुछ ठीक है, उनको जो ब्रीफिंग मिलती है सब कुछ ठीक है। और फ़कीर क्या बनाए, वो तो फ़ख्र से कहते हैं हमने लंगर खाने खोल दिए, हमने पनाह गाहें खोल दी, 2 अरब रुपए वो लंगर खानों और पनाह गाँव में चला गया। वो कौन बेनिफिशियरी था? लेकिन वो सीमेंट और सरिया इतना महंगा कर दिया कि एग्जैक्टली कौन बेनिफिशियरी था, किसको मिला? जैसे कोरोना वाले हॉस्पिटल बने थे, मोबाइल करोड़ रुपए वो एक छोटे किधर गए कोई पता नहीं है। पैसा आया, पैसा गया, खर्च तो हो रहा है, पैसा लग कहाँ रहा है ये पता नहीं चल रहा। ठीक है जुनैरा, मुजम्मिल साहब के कमेंट के बाद आपकी जानिब आती हूँ। मुजम्मिल साहब, IMF से मुआहदा हो गया हुकूमत का, हुकूमत तो इस पर ही खुश है कि कीमतों में इजाफा तो होगा मगर उतना नहीं जितना IMF चाहता था। लेकिन अवाम को क्या मिलेगा इससे? देखें, शौकत तरीन साहब आए ही इस बात पर थे कि वो अब IMF से हमारी जान छुड़ा देंगे और IMF की डिक्टेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि जून की उनकी स्पीचेस और तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़रूर बार बार सुनवाई जाएं। उनकी इसी यकीन दहानी पर हमारे महबूब वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि अब हम बिजली महंगी नहीं करेंगे। हमने IMF को बता दिया है कि इससे आगे हम नहीं करेंगे। और इसी बुनियाद पर हफीज़ शेख साहब को फारग किया गया कि वो IMF से एक मुआहदा कर रहे थे जिसमें चीज़ें महंगी होनी थी, और शौकत तरीन साहब ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसके बगैर मुल्क चला लूँगा। और उन्होंने वजारत हासिल कर ली, जैसे कि हमारे इमरान खान साहब ने वजारत उज़्मा हासिल कर ली। अब आप
हुआ वही जो इमरान खान साहब ने किया, वो उनके साथ आके शौकत तरीन साहब ने कर दिया कि शौकत तरीन साहब के भी बैग में कोई प्लान नहीं था। वो तो वैसे ही वजारत लेने के लिए दावे कर रहे थे कि इस तरह बेवकूफ़ बना के वजारत ले लूँगा और जब मैं वज़ीर बन जाऊँगा तो उसके बाद अगर IMF के पास जाना भी पड़ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। और वही हुआ कि वो वज़ीर बन गए, उन्होंने इंजॉय कर लिया और उसके बाद अगर जाना भी पड़ गया तो अब इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है, वापस ना हफीज शेख के पास जा सकते हैं और अब शौकत तरीन के साथ गुजारा करना। अवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, इतनी एक्सपीरियंस और इनकॉम्पिटेंट हुकूमत जो है, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसकी सारी जिम्मेदारी देखिए ना, खुद इमरान खान माने कि हम IMF के पास जाने में लेट हुए, हम फैसला हमने ताखीर से किया जिसकी वजह से हमें बुरा पैकेज मिला। फिर आपने जब इम्पोर्ट्स बंद की हैं हफीज शेख साहब ने, और आप रोज़ हमें बताते थे कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट ज़ीरो कर लिया है, अब सरप्लस में चले गए हैं, उससे यकीनन GDP गिर गई, ग्रोथ गिर गई, क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। आपको फिक्र पड़ गए जब सबने कहा कि अब पहले तो 5.5 थी, आप मनफी पे ले गए हैं क्योंकि आपने इंपोर्ट बंद की हुई थी। आप उस नैरेटिव के खौफ से आपने इंपोर्ट, शौकत तरीन साहब को लाए, उन्होंने इंपोर्ट खोल दी, आज 12-14 बिलियन पे इंपोर्ट है। जब आपने इंपोर्ट खोल दी फिर डॉलर निकल गया और ग्रोथ तो ऊपर चली गई, लेकिन फिर आपको IMF के पास जाना पड़ गया। तो कोई फाइनेंशियल रोड मैप इमरान खान साहब और उनकी काबीना के पास नहीं है। 4 दिन एक बात पर तनकीद होती है, ये उसके ये 4 दिन की एक तनकीद की रोशनी में एक पॉलिसी बनाते हैं, उस पॉलिसी पर जब तनकीद होती है फिर उसको रिवर्स कर लेते हैं। ना इनकी अपना कोई रोड मैप है, ना कोई दिमाग है। ठीक है, ठीक है। जुनैरा, आप कुछ कहना चाह रही थी? अच्छा, इस जमात ने ऐसे ऐसे ट्रेंड सेट किए हैं जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये कि हमने उस लेवल पे जाके कभी सोचा ही नहीं था। अब ये इंडिकेटर कि जी नई नई गाड़ियाँ सड़क पे कहाँ से आ रही हैं, अगर यहाँ बहुत गुर्बत है तो, या पनाहगाहें बनाई हैं तो वो तो बड़ा अच्छा काम किया, आप उसके ऊपर क्यों कमेंट कर रहे हैं? तो उनको समझाना मुश्किल हो जाता है कि मेरे ख्याल है इस्लाम भी कहता है कि आप मछली पकड़ना सिखाएं, आप रॉड दें उनके हाथ में, पका पकाया मत दें लोगों को, ताकि मेहनत करके। वो एक मशहूर किस्सा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी दी थी उस शख्स को कि जाओ जाके मेहनत करो और काम शुरू करो, कमाना शुरू करो। इसलिए हम पनाहगाहों पे एतराज़ करते हैं कि आपने सारी पॉपुलेशन को उसके ऊपर डाल दिया, उसकी ज़रूरत नहीं थी। दूसरी चीज़ ये कि ये जो इंडिकेटर है कि नई नई गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि कोविड के दौरान जैसे जैसे सप्लाई चेन इफेक्ट हुई है और जैसे जैसे कुछ मेडिकल सप्लाईज की और कुछ चीज़ों की मांग बढ़ी है, तो जिन्होंने होर्डिंग पैसों की हुई थी, जिन्होंने कैश दबाया हुआ था, उनकी तो चांदी हो गई। अमीर अमीर तर हुआ है कोविड में, इसलिए आपको गरीब की खबर नहीं आ रही, क्योंकि ऊपर से सब कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा है। सो जो इंडिकेटर्स लोग बता रहे हैं वो भी फेक है, जो फिगर्स बता रहे हैं वो भी फेक हैं। वी नीड एन ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन इकोनॉमी फ्रॉम समवन। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, वाइंड अप करते हैं और ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हाय वो बागों का शहर लाहौर, जिसे दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया है। आलूदगी से बचने के लिए पंजाब हुकूमत क्या इक़दाम करने में नाकाम रही? मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब। नहीं, ये मतलब इस हुकूमत का तो ये इस पर नहीं डाला जा सकता। ये कई दहाइयों से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, इकदाम लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो इंडियन पंजाब से आती है आलूदगी, उसमें ये पंजाब नहीं कर सकता। गुज़श्ता दौर में इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर को बहुत ख़त भी लिखे गए थे कि वहाँ जब फसलों को आग लगाई जाती है तो वो फिर सारी आलूदगी इस तरफ आती है, तो उन्हें वहाँ फसलों को उस तरह आग लगाने पर पाबंदी लगानी चाहिए। फिर भट्टों को जो है वो दूसरी तरफ पे शिफ्ट करने पर बहुत प्रोजेक्ट पे काम हुआ। तो ये एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल काम है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, कुछ क्रॉस बॉर्डर वजूहत भी हैं। और क्योंकि हमारे इंडिया से इतने अच्छे तल्लुकात नहीं, हम बात नहीं कर पा रहे इंडिया से, कोई रोड मैप नहीं बन पा रहा, तो इसलिए वो डेडलॉक की वजह से भी ये बहुत बड़ा। ठीक है जुनैरा।
मेरे ख्याल है क्लाइमेट चेंज पे जितना सारी गवर्नमेंट्स का दुनिया में इस वक्त फोकस चला गया है, अगर ये इंडियन फैक्टर भी उसमें इन्वॉल्व है तो जो कार्बन न्यूट्रलिटी है इवेंचुअली तो उसकी तरफ जाना पड़ेगा और पाबंदियां लगेंगी कंट्रीज़ पे। तो लेट्स होप कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो इट्स वेरी बैड और इससे आँखों की और गले की बीमारियाँ इतनी ज़्यादा लाहौर में इतनी आम हैं कि आपको समझ नहीं आता कि नॉर्मल होना होता क्या है। शौकत पराचा साहब, पहली बात तो ये है कि आप ये क्यों कहती हैं कि पंजाब गवर्नमेंट से क्या तवक्कुआत हैं? कोई तवक्कुआत रखी जा सकती हैं? जो बाकी सेक्टर्स हैं उसमें क्या तवक्कुआत पूरी हुई हैं जो इधर हुई? दूसरी बात ये है कि इंडियन पंजाब अपनी जगह पर, लेकिन आप खुद जीटी रोड पे या मोटरवे पे जाएं ना, यहाँ इस्लामाबाद से लाहौर तक, तो आपको पूरे सीज़न में वो यही जो रेजिड्यू है क्रॉप्स का वो बर्निंग नज़र आती है। तो पहले ज़रा हम अपना भी सोच लें, क्या हम वो वैसा बिहेव कर रहे हैं जैसा दूसरों को कह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अगर ये हमारे यहाँ हम अपने ही जैसे ब्रिक किल्न यानी भट्ठों पे एक टेक्नोलॉजी आई है उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा, लेकिन ये जो रेजिड्यू है फसलों की रिमेन्स हैं ये हम खुद भी अगर जलाना बंद कर दें तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन लाहौर इज़ वर्स्ट, मैं एक बार गया था इसी सीज़न में, बहुत तकलीफ हुई थी। ठीक है, NBC। शौकत साहब सही कह रहे हैं, दिल्ली में स्मॉग नहीं है इस वक्त, दिल्ली और लाहौर में होती है। पंजाब में फसलों का जो फुजला है वो जलने की वजह से, दिल्ली में नहीं है। मैंने अभी चेक किया है, लाहौर में है। और उसकी वजह ये दिल्ली ने इकदाम किए, केजरीवाल ने इकदाम मौजूद हैं करने के, इसको रोकने की, ख़त्म करने के, वो हमने नहीं किए। वो उठा लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जा रहे बुजदार साहब हैं, ठीक है, तो कहेंगे सख्त इकदाम किए जाएं। ठीक है, जनरल साहब। जी, ये जैसे मुजम्मिल बात कर रहे थे, बड़ा पुराना किस्सा है, ये चल रहा है, हमारे भी करते हैं ये लोग, जलाते हैं। और इंडियन पंजाब में जलाया जाता है, दिल्ली से ज़रा हट के पंजाब के करीब जो हरियाणा वगैरह के इलाके हैं इधर, उनमें ये काम होता है। और जो अब जो क्रिकेट मैच भी हार गए तो उनसे कोई अच्छी तवक्को तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन मोदी साहब जा रहे हैं हमारे फजाई रास्ते से आज सुबह। ठीक है जी, माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने के लिए मिलकर हम सबको करना होगा और हुकूमत को भी इस पर इक़दाम उठाने होंगे। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।